मित्रों 1995 में आज से 30 साल पहले यूपीएससी ने एक निबंध पूछा कि जब पैसा बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। When money speaks, truth becomes silent। अब आप कहेंगे भाई बराबर है 1995 में आज से 30 साल पहले पूछा तो अभी चर्चा क्यों है? क्योंकि पिछले एक महीने के मतलब मई और अभी जून महीने के मैं अखबारों में करंट अफेयर्स देख रहा था। नई नई तो ऐसे 10 से 12 न्यूज़ आइटम्स मुझे दिखे जो हम इसी निबंध में कोट कर सकते हैं। चलिए जल्दी से ये लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पैसों के लिए सच न बोलना, तो इकोनॉमिक्स में इसका सबसे बेहतरीन या टारगेटेड कीवर्ड होगा मिस सेलिंग। तो आप याद करो एचडीएफसी बैंक के मैनेजरों ने तब एनआरआई बकरों को चूना लगाया कि तुम 81 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, तुमको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज देंगे, बिल्कुल रिस्क नहीं है। जबकि ये सब पूरा झोलझाल था जो मैं एक अलग वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये मिस सेलिंग था। पैसों के लिए, कमीशन के लिए एचडीएफसी के दुबई के मैनेजर सच नहीं बोल रहे थे। उसी प्रकार एप्पल ने जो ये हाल में आईफोन 16, 17 लॉन्च किए तो बहुत हवा बनाई गई कि इसमें सीरी के एआई फीचर होंगे, आपकी जीवन आसान कर देंगे, लेकिन असल में ऐसे जोरदार फीचर थे नहीं। अमेरिका की कोर्ट ने फिर काफ़ी उनको बड़ा दंड दिया है और अमेरिका में जिन्होंने आईफोन खरीदा उनको कुछ पैसा रिफंड भी मिलेगा। तो ये सब भी मिस सेलिंग का एक हिस्सा था। उसी प्रकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सीसीपीए अथॉरिटी ने दिल्ली के आईएएस कोचिंग क्लास वाजीराम पर जुर्माना लगाया क्योंकि ये लोग मॉक इंटरव्यू से आए अपने टॉपर्स को ऐसा बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे जैसे कि उन्होंने उनका क्लासरूम प्रोग्राम किया हो। उन पे भी दंड हुआ। लेकिन मिस सेलिंग करके करोड़ों रुपए जो बना लिए, सामने दंड होता है केवल 2-5 लाख रुपए का। तो ये कहाँ तक उसको फ्यूचर में डिटर करेगा, रोकेगा? ये भी एथिक्स और निबंध में सोचने का विषय हुआ। आप याद करो अदानी के खिलाफ न्यूयॉर्क की कोर्ट में केस चल रहा था कि आपने अमेरिकन इन्वेस्टर से जो पैसा लिया था वो भारत में मंत्रियों को, नेताओं को रिश्वत में दिया है, इन्वेस्टर फ्रॉड हुआ है। बाद में अदानी ने कहा देखिए ट्रम्प साहब, अमेरिका में मैं $10 बिलियन इन्वेस्ट करता हूँ जिससे 15,000 नौकरियाँ क्रिएट होंगी और आपको ये मिड टर्म इलेक्शन में काफ़ी मदद मिलेगी। ट्रम्प ने कहा ठीक है, सारे केस वापस लेते हैं। फिर अभी आज ही के अखबार में देखने को मिला ई कॉमर्स में डार्क पैटर्न्स। वैसी बात है कि आपने मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लिया, फिर वो एक्सपायर हो रहा है तो दो ऑप्शन है, या तो रिन्यू करो नहीं तो कैंसिल करो, सीधी बात है। लेकिन वो आपको ऑप्शन कैसे देता था कि या तो रिन्यू करो या एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ हैकिंग। तो स्वाभाविक व्यक्ति डर जाएगा और रिन्यू करेगा। तो पैनिक इंटरफेस चेकआउट पेज पे लगाया जाता है। फिर आप चेकआउट पे जाते हैं तो जो भी बिल आए उसके ऊपर डोनेट 10 रुपीज़ फॉर द हंग्री चिल्ड्रन या ट्री प्लांटेशन। तो ये सब क्या है? बास्केट स्नीकिंग करके एक्स्ट्रा पैसा आप पे चार्ज होता है। और अगर जैसे ही आप ये बटन को अनटिक करो तो वो ऑप्शन ऐसा पूछेगा आपको, आई डोंट केयर फॉर हंग्री चिल्ड्रन। तो स्वाभाविक है ऐसा तो कोई कबूलना या स्वीकारना नहीं चाहेगा। तो ये कन्फर्म शेमिंग करके आप पे नैतिक दबाव डालते हैं कि नहीं तुम 10 रुपये और एक्स्ट्रा दान चंदे में दो। तो ये बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, पैनिक इंटरफेस, ये सब के वास्ते कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फिजिक्स वाला को 5 लाख, मैकेफी को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब असल में ई कॉमर्स के ऐसे डार्क पैटर्न्स वो इकोनॉमिक्स में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। लेकिन फिर हम सीमा कहाँ बनाएंगे कि कितना एथिकल है, कितना अनएथिकल है? फॉर एग्जाम्पल कि सरकार एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर मध्यम वर्ग को सब्सिडी देती है, पहल सब्सिडी। एक बार इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसे सुझाव दिया कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरा जाता है मिडिल क्लास द्वारा, उसी में एक बटन ऐसा अनटिक करके रखो या टिक करके रखो कि आई डोंट वांट एलपीजी सब्सिडी, ताकि अपने आप बहुत सारे लोग सब्सिडी लेना बंद कर दे। तो इसे आप क्या कहेंगे, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या डार्क पैटर्न? और अगर ये डार्क पैटर्न है तो क्या एथिकल है? आफ्टर ऑल सरकार अपना सब्सिडी का बिल बचाना चाहती है ताकि कुछ और योजनाओं में पैसा यूज हो सके। और अगर ये एथिकल है सिलेंडर की सब्सिडी बचाने के लिए डार्क पैटर्न का इस्तेमाल, तो चेकआउट पेज पर कोई ई कॉमर्स कंपनी ये लिखे कि मुझे ये बच्चों को फीडिंग या डोनेशन के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा दो, तो उसमें क्या गलत है? गलत है, क्योंकि जो दुकान खोल के बैठा और उसको दान चंदे का काम करना है तो ग्राहकों से नहीं करवाना चाहिए, वो खुद के अपने प्रॉफिट से निकाल के दे। ये कुछ बार फिल्म स्टार कहते हैं ये जो मेरी फिल्म आ रही है उसके मैं इतने पैसे गरीबों में बांट दूंगा वगैरह। तो ये पब्लिक के पैसे लेकर खुद मसीहा स्थापित करने की और रॉबिनहुड बनने की कोशिशें हैं, ये असल में नैतिक नहीं है। असल दान पुण्य वो होता है जो चुपचाप किया जाए, जिसका ढिंडोरा ना पीटा जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स और
एथिक्स के बाद ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर भी जब पैसा बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। वो ऐसे कि भारत सरकार ने पहले ये कहा कि हम क्लाइमेट चेंज की ये UNFCCC समिट की मेज़बानी करने की इच्छा रखते हैं, 2028 में ये करेंगे। लेकिन कुछ महीनों पहले उन्होंने अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म वापस ले लिया कि हमको कोई क्लाइमेट चेंज की मेज़बानी नहीं करनी, हमको कोई इसका विश्वगुरु नहीं बनना। और उसके पीछे भी पैसा ही है कि भारत सरकार अब ये सोचती है, देखो ट्रंप और अमेरिका तो क्लाइमेट चेंज डील से हट गए, तो उधर से तो कोई पैसा आना नहीं है। और अगर हम मेज़बानी करेंगे तो होस्ट पर हमेशा एक दबाव रहता है कि आप दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए कमिटमेंट दो कि हम इतना कोयला कम जलाएंगे, हम सोलर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो अभी पैसा ही किधर है। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहिए, एक सत्य है, एथिकल बात है, लेकिन पैसों की तकलीफ ने इस मामले को चुप करा दिया। हालांकि यही भारत सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी करने में दिलचस्पी दिखाती है, उसकी अर्जी करती है, PR कैंपेनिंग करवाती है, क्योंकि उस बहाने जितने टूरिस्ट आएंगे तो हमारी इकोनॉमी को पैसा मिले। लेकिन क्लाइमेट समिट से सिर्फ एक्टिविस्ट आएंगे, ऐसे टूरिस्ट भर भर के नहीं आएंगे कि ढेर सारा पैसा होटल इंडस्ट्री को, एविएशन इंडस्ट्री को, या वो सब स्टेडियम और होटल डेवलपमेंट के चलते रियल एस्टेट बिल्डर्स को मिलने वाला है। क्लाइमेट चेंज समिट से इतना पैसा किसी को नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट 2018 में UPSC ने एक और निबंध पूछा कि जो पारंपरिक नैतिकता है उससे आधुनिक जीवन नहीं चल सकता। पारंपरिक नैतिकता ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज में भारत को विश्वगुरु बनना चाहिए, सब सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए, बट उसके वास्ते पैसा चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। बाकी योजनाओं में ज़्यादा लगाना है। ईरान युद्ध के बाद ये जितना फर्टिलाइजर फ्यूल क्राइसिस चल रही है, तो कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी अ गाइड टू मॉडर्न लाइफ। 2018 में UPSC ने निबंध पूछा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। CBSE के सब पेपर्स का ऑनलाइन चेकिंग होगा, ऐसी OSM पूरी सॉफ्टवेयर प्रणाली में ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया जो पहले से ब्लैकलिस्ट थी। तो ये सब क्रोनी कैपिटलिज्म है, स्वाभाविक है, बिना पैसों के लेन देन के ये सब कैसे हो सकता। नीट का पेपर सेट करने वाले प्रोफेसरों ने खुद ही पैसा लेके पेपर लीक कर दिया। इस पर 2024 में UPSC ने निबंध पूछा कि अगर आप किसी आदमी का कैरेक्टर, चरित्र जानना चाहते हैं तो उसको पावर दीजिए। यहाँ इन प्रोफेसरों को नीट का पेपर सेट करने का पावर जैसे ही दिया तो चरित्र पता चल गया कि ये सब बिकाऊ लोग हैं, पैसा देखकर बिक जाते हैं। फिर निसर्ग नाम के एक 19 साल के लड़के ने CBSE का ये वेबसाइट हैक कर दिया। फिर CBSE वालों ने बोला नहीं नहीं वो तो ये था, वो था, टेस्ट वेबसाइट था। फिर का इसको ऑफलाइन करते हैं, 1 जून को वापस चालू करेंगे। फिर दोबारा बहुत सारे अटैक हुए। इस पर भी UPSC ने निबंध पूछा 2022 में कि छत की मरम्मत तब करनी चाहिए जब बारिश न हो रही हो, सूर्य प्रकाश हो। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। तो पहले से सब सिक्योरिटी रखते, ये सब हो जाए, उसके बाद अब फायर फाइटिंग कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमें कल दिल्ली में देखने को मिला। मालवीय नगर में पहले चाय की कुछ दुकान थी, फिर 6 रूम का होटल बनाने की परमिशन ली, उधर इलीगली 25 चला रहा था, आग लगी और 20 से ज़्यादा लोग मर गए। और अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD, अलग अलग सब होटल में जाके चेकिंग कर रहा है, सीज कर रहा है। तो पहले से ये करना था, अब करने का क्या मतलब है। आप याद करो 2024 में बारिश आई थी और पानी भरने के चलते बेसमेंट में चल रहे UPSC कोचिंग क्लास में 3 बच्चों की मृत्यु हो गई दिल्ली में। उसके बाद हंगामा हुआ तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस को सीज कर दिया गया। तो अब होटल को किया जाए, अपन उसी वक्त 2024 में होटल को भी देख लेते। अब ये है कि तीसरे दिन भगवान नहीं करे कपड़े की किसी दुकान में आग लगे तो फिर अब जाके सब कपड़े की दुकानों का NOC चेक करके सीज करेंगे। तो द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। अब क्या ये तो बराबर है कि हम बॉडी में, निबंध की बॉडी में ऐसे सब अलग अलग पॉइंटर्स लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, केस स्टडीज, करंट अफेयर्स लिख सकते हैं, वो क्यों अच्छा बुरा है उस पर विस्तृत चर्चा करके अपने 1000-1200 शब्द भर सकते हैं। लेकिन ये जो ओरिजिनल निबंध था कि पैसा बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है, उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होगा। तो मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ। पैसों के बारे में पूछा है तो इंट्रोडक्शन क्या होगा निबंध के लिए कि देखिए जब पैसा नहीं था तब भी लोग आपस में व्यापार करते थे यूजिंग बार्टर सिस्टम, लेन देन प्रणाली की। मैं आपको 500 ग्राम चावल देता हूँ, आप मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। उसके बाद पैसों का आविष्कार हुआ। इकोनॉमिक्स के हिसाब से पैसों के प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है। लेकिन इसके अलावा भी पैसे ने एक और अपना फंक्शन हासिल कर दिया है, और वो है कि सत्य को मौन कर देना। ये भी आजकल पैसों का फंक्शन बन चुका है। करके फिर आप उसकी चर्चा करेंगे, एग्जाम्पल की स्टडी, ऑल द वे अप टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में बातें क्या हो सकती हैं कि हालांकि ये बात सही है कि पैसा सत्य को मौन कर देता है, इसलिए इंडिविजुअल
व्यक्तियों को, इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को बहुत जिम्मेदारी से ये देखना चाहिए कि जो विसल ब्लोअर है उसको प्रोटेक्शन मिले, फेक न्यूज़ ना फैले, पीआर कैंपेन के चलते लोग अपने को चमका नहीं दे, वगैरह वर्ग के जो भी आप वे फॉरवर्ड बॉडी में बात की होगी उसका समराइज्ड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, हम आराम से चर्चा करेंगे। इस शनिवार इकोनॉमी के पूरे महीने के, मई महीने के पूरे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स की मैं लाइव स्ट्रीम में क्लास लेने वाला हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रात 9 बजे शनिवार को ये क्लास होगी। तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.